rate yourself as the home minister? देखिए, रेटिंग तो जनता ही करती है और ज्यादा से ज्यादा साहस कर लो तो आप लोग करते हो। बाकी अधिकार तो जनता का है, चुनाव में जनता बताती रहती है। परंतु मुझे बहुत संतोष है, मैं जब देश का गृह मंत्री बना तब, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने तब से लेकर आज तक 9 साल में कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, ये 3 ऐसे हॉटस्पॉट थे जो नासूर बनकर देश की आंतरिक सुरक्षा को परेशान कर रहे थे लगभग 4 दशक से, जिसका कोई समाधान नहीं दिखता था। और इन 9 साल में मोदी जी की नीतियों के कारण पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आज कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक साल में 1,80,00,000 यात्री कश्मीर को विजिट किए हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हर प्रकार की हिंसा के अंदर 70% कमी हुई है। आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट जो लोकल युवाओं से करते थे वो लगभग बंद हो गई है। पथराव की घटना आज तक जैसा चैनल हमेशा जो बताता रहता था आज बता नहीं सकता है। जुलूस भी वहां निकलते नहीं है। एक प्रकार से आप ऐसा कश्मीर की जनता फील कर रही है कि कश्मीर के अंदर अब सच अर्थ में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है, आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति अच्छी है। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इन 9 साल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप झारखंड और बिहार पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से आज मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी लगभग मुक्त हो गए। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में वामपंथी उग्रवाद बचा है। मुझे भरोसा है कि इसमें भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी सफलता मिलेगी। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी लगभग 65% से ज्यादा हर क्षेत्र में, हर प्रकार के आंकड़ों में कमी आई है। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर 8 राज्यों में ढेर सारे युवाओं ने सरेंडर किया है, हथियार डाले हैं, मेन स्ट्रीम में आए हैं। हमने कई सारे समझौते किए हैं। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के बीच में सीमा के समझौते जब से राज्य बना तब से नहीं होते थे, आज हो रहे हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँच चुका है, विकास पहुँच चुका है और बाढ़ का नियंत्रण भी हो चुका है, रोड भी बने हैं और नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम भी 24 के पहले पूरा हो जाएगा। तो एक प्रकार से तीनों हॉटस्पॉट पर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी के शासन के 9 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ढेर सारी ऐसी चीजें थी, धारा 370, राम जन्मभूमि का मसला, ढेर सारी ऐसी चीज, ट्रिपल तलाक, कोई मानता ही नहीं था कि इसका कोई समाधान संभव है। निजी तौर पर आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि इनमें से क्या करके मिली? मुझे तो हर चीज की संतुष्टि है भाई। ये तीनों क्षेत्र में जो आज एक प्रकार से नॉर्मल प्रकार से लोग जी रहे हैं, इसका मुझे कम से कम बहुत बड़ा संतोष है और देश की जनता को भी बहुत आनंद भी है और संतोष भी। देखिए, आपकी इतनी सारी उपलब्धि हैं, अब ये भी एक उपलब्धि हो गई कि अब आज तक पर भी पॉजिटिव कवरेज चलती, ये भी उपलब्धि है आपकी। भैया ये तो मैं बोल रहा हूं तो दिखाओगे ना, लाइव है, कैसे रोकोगे? आज तक का कवरेज तो तब हो जब ये तीनों इश्यू पर कोई आप एक स्टोरी 45 मिनट की कर लिए होते मेरे बोलने के पहले। चलो अब कर लेना। आपने जम्मू कश्मीर की बात की और आपने कहा कि इतने वहां पर पर्यटक गए। उन पर्यटकों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी थे और हमने उनकी तस्वीरें देखी, वो बर्फ़ में खेल रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। तो लेकिन उन्हें तब भी कश्मीर में कुछ अच्छा नज़र नहीं आया। वो तब भी यही कहते रहे कि कश्मीर में बहुत समस्याएं हैं। तो आपको लगता है उन्हें आपको धन्यवाद देना चाहिए था, या क्योंकि आपकी वजह से वो इतना अच्छा, दे हैड अ गुड टाइम देयर? नहीं, धन्यवाद की मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उसी लाल चौक में मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी राष्ट्रध्वज फहराने के लिए गए थे। सेना से घिर कर जाना पड़ा था और हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ा था, क्योंकि वहां संभव ही नहीं था। राहुल गांधी
कोई भी सिक्योरिटी के बगैर गए। उन्होंने खुद कहा है कि देखिए मैंने लाल चौक में झंडा फहरा दिया। उनको ये मालूम नहीं है आपके समय में नहीं फहरा सकते थे, आज फहरा सकते हो, ये मोदी जी के कारण हुआ है। अमित जी, अब आज के संदर्भ में बात करते हैं। इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी है और दो मुद्दे हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी की माफ़ी होनी चाहिए और विपक्ष कहता है कि अडानी पर जेपीसी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट अकेला सत्ता पक्ष या अकेला विपक्ष नहीं चला सकता। दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। मैं इस बार जो विवाद हुआ है इसको बारीकी से देख रहा हूं, पार्लियामेंट में ही पूरा दिन देर रात तक बैठता हूं। हमारे इनिशिएटिव के बाद भी उस ओर से कोई चर्चा का प्रस्ताव भी नहीं आता है। बात किसके करें? बात मीडिया में कर रहे हैं। अब स्लोगन लाए कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते। रूल्स के हिसाब से बोलना पड़ता है, रूल्स को पढ़ना पड़ता है, रूल्स को समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बाद में रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट में डिबेट होती है। जैसे रोड पर बोलते हैं ऐसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अब इतने बेसिक कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं तो हम भी क्या कर सकते? पार्लियामेंट चलाने के एक नियम बने और वो हमने नहीं बनाए हैं, उनकी दादी के पिताजी के समय से चल रहे हैं। वो भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते थे, हम भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते। ना नियम समझना ना कुछ करना, और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं देते। ऐसा नहीं होता है भाई, कभी भी कोई भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता। इसके नियम बने हुए, इसकी एक पुस्तिका है जो सालों पुरानी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं मानता हूं पार्लियामेंट चलनी चाहिए। स्पीकर साहब की चैम्बर में उन्होंने जाकर बात करनी चाहिए। हमने स्पीकर साहब को भी कहा है, वो भी आने चाहिए। दोनों ओर से चर्चा कर इसका रास्ता निकाल कर बहस करनी चाहिए। पर वो गए स्पीकर के पास और उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में भाषण देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। तो आप